तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिकी को पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकी को पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों के निर्वात गैस, चालक एवं अर्धचालक आदि माध्यमों में प्रवाह की वजह से बने उपयोगी उपकरणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित करके उसे किसी विशेष कार्य को करने में योग्य बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रमुख उदाहरण है ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, आईसी चिप आदि। इलेक्ट्रॉनिक्स के मूलभूत घटक में लॉजिक गेट, रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर आदि शामिल हैं। माइकल फैराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर है उसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकल क्या है बेसिकली, तो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, उपयोग एवं प्रबंधन से संबंधित क्षेत्र एवं कार्यों का अध्ययन इलेक्ट्रॉनिकल कहलाता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनों के निर्वात, गैस, चालन, इलेक्ट्रॉनों के निर्वात, गैस, चालक एवं अर्धचालक आदि माध्यमों में प्रवाह की वजह से बने उपयोगी डिवाइस का अध्ययन इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस में प्रायः तांबा या एल्युमिनियम आदि का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए। इलेक्ट्रिकल डिवाइस विद्युत धारा को ऊर्जा के किसी अन्य उपयोगी रूप में परिवर्तित कर देता है, जैसे प्रकाश, ऊष्मा या गति या ध्वनि ऊर्जा। जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित करके उसे किसी विशेष कार्य को करने के योग्य बनाता है। इलेक्ट्रॉनिकल उपकरण के उदाहरण हैं पंखा, हीटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर इत्यादि। इलेक्ट्रॉनिकल जो इलेक्ट्रॉनिक है यानी इलेक्ट्रॉनिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक है, ये उपकरण ट्रांजिस्टर, डायोड, आईसी चिप आदि होते हैं। इलेक्ट्रॉनिकल उपकरण प्रायः एसी विद्युत पर आधारित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ये डीसी विद्युत पर आधारित होते हैं। तो ये अल्टरनेटिव करंट पर आधारित होते हैं इलेक्ट्रॉनिकल, और ये डीसी इनडायरेक्ट करंट पर आधारित होते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स का इतिहास देखेंगे। 1893 में निकोलाई टेस्ला द्वारा रेडियो संचार का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। 1895 में जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम रॉन्टगन ने एक्सरे किरणों की खोज की थी। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा पहला डायोड वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया। 1906 में डीले फॉरेस्ट ने वर्ष 1906 में डायोड का निर्माण किया तथा वर्ष 1907 में एम्पलीफायर के रूप में पेटेंट कराया। 1912-13 में ली डे फॉरेस्ट एवं एडविन एच आर्मस्ट्रांग ने डायोड ट्यूब का उपयोग दौलित यानी ऑसिलेटर के रूप में किया। 1920 में यूएसए में पहली बार रेडियो प्रसारण प्रारंभ किया गया। 1947-48 में जॉन बैरिडीन, वाल्टर ब्रेटन एवं विलियम शॉकले के द्वारा रजिस्टर का आविष्कार किया गया। 1956 में इस आविष्कार के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 1958-59 में आईसी चिप का आविष्कार जे किल्बी के द्वारा किया गया, जिन्हें बाद में इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1968 में माइक्रो प्रोसेसर का विकास इंटेल में कार्यरत मार्सियन हाफ द्वारा किया गया। अब है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि हमारे डेली यूज में आती हैं। तो मोबाइल फोन है, टेलीविजन है, एम्पलीफायर है, कंप्यूटर, लैपटॉप है, टैबलेट्स है, आईपैड्स है, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस हैं, ब्लूटूथ स्पीकर है, डिजिटल कैमरा है, म्यूजिक प्लेयर है, गेम कंसोल है ना। फिर है इलेक्ट्रॉनिक टॉयज और इलेक्ट्रिक जो बिल हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो हमारे दिन प्रतिदिन के उपयोग में आती हैं। ऊर्जा बैंड, तो किसी ठोस में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की परास एनर्जी रेंज को ऊर्जा बैंड कहा जाता है। किसी ठोस में इलेक्ट्रॉन की परास एनर्जी बैंड को ऊर्जा बैंड कहा जाता है। यह 3 प्रकार की होती है। संयोजी ऊर्जा बैंड यानी बैलेंस एनर्जी बैंड, फिर है चालन यानी कंडक्शन एनर्जी बैंड, और फिर है वर्जित ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल फॉरबिडन एनर्जी बैंड। तो संयोजी बैंड यानी बैलेंस बैंड, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा धारा प्रवाह यानी करंट फ्लो नहीं होता है। यह अधिकतम ऊर्जा का बैंड होता है। फिर चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड, तो इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित या अनुपस्थित भी हो सकते हैं। यदि चालन बैंड रिक्त हो तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। चालक पदार्थों यानी कंडक्टर्स में यह आंशिक रूप से भरा हुआ रहता है। वर्जित बैंड फॉरबिडन बैंड,
तो इस ऊर्जा बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य अंतर को वर्जित बैंड या वर्जित अंतराल गैप कहा जाता है। तो इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड एवं बैलेंस बैंड के बीच बैंड गैप होता है, ज़्यादा होता है, जबकि जो सेमीकंडक्टर है वहाँ पर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो बैंड गैप होता है वो कम होता है। जबकि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच कोई भी अंतर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सीडैक द्वारा भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र लॉन्च किया गया। चालकता के आधार पर पदार्थों के प्रकार, तो पहला है कंडक्टर, दूसरा है नॉन कंडक्टर, तीसरा है सेमीकंडक्टर और चौथा है सुपर कंडक्टर। तो चालक जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से हो जाता है उन्हें चालक कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से हो जाता है उन्हें चालक कहते हैं। यह ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी ऊर्जा बैंड संरचना में संयोजकता बैंड आंशिक रूप से भरा होता है। तो ये ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी ऊर्जा बैंड संरचना में संयोजकता बैंड आंशिक रूप से भरा रहता है। उदाहरण के लिए सभी धातुएं, अम्ल, क्षार, लवण के जलीय विलयन, मानव शरीर आदि। तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर, इसमें ऊर्जा का संचालन ऊर्जा का प्रवाह बहुत सरलता से हो जाता है। इनमें जो चार्जेस हैं उनका प्रवाह सरलता से हो जाता है। नॉन कंडक्टर जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है उन्हें अचालक या कुचालक कहा जाता है। यह ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी ऊर्जा बैंड संरचना में संयोजकता बैंड पूरी तरह से भरा होता है। जैसे लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, कागज, अभ्रक, ये सब चीजें होती हैं। अर्धचालक सेमीकंडक्टर जिन पदार्थों में चालक और कुचालक दोनों के गुण मौजूद होते हैं उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। यह ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी ऊर्जा बैंड संरचना में कुचालकों की तरह होती है। तो या ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी ऊर्जा बैंड संरचना में कुचालकों की तरह होती है, परम शून्य ताप पर इनकी संयोजकता बैंड पूरी तरह से भरा होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम ये अर्धचालक के उदाहरण है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के धोलेरा में बनाया जाएगा। सुपर कंडक्टर तो वैसे पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप पर धारा प्रवाहित करने पर बिना प्रतिरोध की धारा बहती है उन्हें अर्धचालक यानी सुपर कंडक्टर कहते हैं, जैसे बेरियम या लिथियम। अर्धचालकता सुपर कंडक्टिविटी तो कम ताप पर पदार्थ की प्रतिरोधकता के एकाएक शून्य हो जाने की घटना को अर्धचालकता कहते हैं। इसकी खोज 1911 में नीदरलैंड के वैज्ञानिक कैमरलिंग ओन्स ने की थी। अर्धचालकता का उपयोग तो प्रबल विद्युत चुंबक बनाने में, हाई स्पीड कंप्यूटर बनाने में, विद्युत पावर भेजने में, फिर उच्च ऊर्जायुक्त कणों की भौतिकी शोध में। तो इसमें हम लोग मेसनर प्रभाव देखते हैं। ये क्या है मेसनर प्रभाव? तो शून्य प्रतिरोधकता के अलावा अर्धचालकता की दशा में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाता है, जिसे मेसनर प्रभाव कहा जाता है। अर्थात अर्धचालकता द्वारा चुंबकीय प्रवाह का निष्कासन। अर्धचालकता द्वारा चुंबकीय प्रवाह का निष्कासन। मैग्नेटिक लेविटेशन तो किसी वस्तु को केवल चुंबकीय बल द्वारा लटकाने की क्रिया है मैग्नेटिक लेविटेशन। इस प्रक्रिया में वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल एवं अन्य बलों को चुंबकीय बल के द्वारा संतुलित किया जाता है, जिससे वस्तु बिना किसी आधार के हवा में लटकती रहती है या हवा में लटके हुए आगे बढ़ती है। तो जैसे मैग्लेव ट्रेन का संचालन इसी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। फिर है जो प्रमुख उपकरण है और उनका प्रसारण, तो ब्लूटूथ का प्रसारण 2.4 से 2.8 गीगाहर्ट्ज पर होता है। वाईफाई का प्रसारण 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज के बीच में होता है। उपग्रह जो फोन सेवा होती है, सैटेलाइट जो फोन्स होते हैं, उनका जो प्रसारण होता है 1.62 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर एल बैंड से होता है। सेल फोन तो ये 800 से 900 से लेकर 800-900 से लेकर 1800 से 1900 मेगाहर्ट्ज के बीच इनका प्रसारण होता है। शॉर्ट वेव का इनका 2.3 से 30 मेगाहर्ट्ज तक इनका प्रसारण होता है। एएम जो होता है ये 0.5 से 1.5 मेगाहर्ट्ज तक इसका प्रसारण होता है। फिर एफएम ये 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच इसका प्रसारण होता है। टीवी का 7 से 13 से लेकर 175 से 215 मेगाहर्ट्ज तक इसका प्रसारण होता है। प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या डिवाइस तो डायोड है, ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर है, रेक्टिफायर है, रजिस्टर है, इंटीग्रेटेड यानी आईसी चिप है, फिर माइक्रो प्रोसेसर है, इन्वर्टर है, मदरबोर्ड है, एमसीबी है, टेलीविजन है इत्यादि। तो डायोड
यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट को केवल एक दिशा में जाने की अनुमति देता है। डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। डायोड बनाने के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है और करंट को केवल एक दिशा में जाने की अनुमति देता है। डायोड के प्रकार तो रेक्टिफायर डायोड होता है, जेनर डायोड होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है ना, बैरेक्टर डायोड होता है, फोटो डायोड और टनल डायोड होता है। रेक्टिफायर डायोड को देखते हैं। तो नेक्स्ट है रेक्टिफायर डायोड। तो इसका उपयोग एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे रेक्टिफायर डायोड कहते हैं। इसका उपयोग बैटरी एलिमिनेटर बनाने में अथवा विभिन्न प्रकार की पावर सप्लाई सर्किट बनाने में किया जाता है। तो इसका प्रयोग बैटरी एलिमिनेटर बनाने में तथा विभिन्न प्रकार की पावर सप्लाई सर्किट बनाने में किया जाता है। जीनर डायोड या जेनर डायोड, तो इसे एवलांजी डायोड भी कहा जाता है, एवलांजी डायोड भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य है डीसी वोल्टेज को रेगुलेट करना। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है, डीसी वोल्टेज को रेगुलेट करना। एकदम से आ जाने वाले वोल्टेज से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, इसे एलईडी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित होता है। लाइट इमिटिंग डायोड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है। फिर यह काफी कम मात्रा में बिजली खपत करता है, इसलिए इसका प्रयोग घरों में अधिक किया जाता है। फिर बैरेक्टर डायोड, तो इसे वेरिकैप या बोल्ट कैप के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग ट्यून्ड सर्किट, एफएम मॉड्यूलेटर, कलर टीवी रिसीवर में किया जाता है। फोटो डायोड, यह डायोड प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका प्रयोग लॉजिक सर्किट, लाइट अलार्म, स्विचिंग डिवाइस में किया जाता है। टनल डायोड, तो इसमें इम्प्यूरिटीज की मात्रा अधिक होने के कारण जंक्शन ब्रेकडाउन आसानी से हो जाता है। इसका प्रयोग उच्च गति स्विचिंग, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ और विभिन्न लॉजिक सर्किट में किया जाता है। ट्रांजिस्टर, तो यह एक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका प्रयोग एम्पलीफायर एवं इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में किया जाता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर और एमीटर। इस टर्मिनल का उपयोग सर्किट को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस टर्मिनल का उपयोग सर्किट को जोड़ने के लिए किया जाता है। फिर है ट्रांजिस्टर के प्रकार, तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर का नाम बाइपोलर ट्रांजिस्टर इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर 2 प्रकार के होते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। इसमें धारा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों में प्रवाहित होती है। इसका प्रयोग एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर और डिमॉड्यूलेटर के तौर पर किया जाता है। बाइपोलर ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, तो इसे फील्ड इफेक्टर ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। इसमें धारा का प्रवाह केवल मेजॉरिटी कैरियर के द्वारा किया जाता है। यह बाइपोलर ट्रांजिस्टर के मुकाबले काफी छोटे बनाए जाते हैं, इसमें बिजली की खपत कम होती है। इसका प्रयोग सीएमओएस, डिजिटल लॉजिक चिप और मल्टीप्लेक्सर में किया जाता है। फिर है कैपेसिटर, तो यह ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। यह रिचार्जेबल बैटरी की तरह बहुत ही कम समय में चार्ज होता है एवं डिस्चार्ज होता है। इसका एसआई मात्रक कूलम पर वोल्ट होता है या फैराडे होता है। कैपेसिटर के उपयोग क्या है, तो आवेश को संचय करने में, ऊर्जा का संचयन करने में, वैद्युत उपकरण बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आदि बनाने में इसका उपयोग होता है, कैपेसिटर का उपयोग। फिर है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ऐसी डिवाइस होती है जो एसी यानी अल्टरनेटिव करंट को डीसी करंट यानी डायरेक्ट धारा में बदल देती है। फिर है प्रतिरोध यानी रजिस्टर। तो रजिस्टर करंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है, रजिस्ट करता है करंट के प्रवाह को, या सर्किट के अंदर वोल्टेज के स्तर को कम करता है। इलेक्ट्रिकल पावर को भंग करने के लिए हाई पावर वाले रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड चिप, तो अर्धचालक सिलिकॉन से बनी छोटी चिप होती है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जुड़े होते हैं। इसका आविष्कार 1958-59 में जैक किल्बी एवं रॉबर्ट नायस के द्वारा किया गया था। पहली बार आईसी चिप का उपयोग तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में किया गया था। इसे माइक्रो चिप, सिलिकॉन चिप या केवल चिप भी कहा जाता है। तो आईसी चिप की जो पीढ़ियां हैं, तो 1964 में इसे एसएसआई के नाम जाना जाता था, यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन के नाम से जाना जाता था 1964 में। फिर 1968 में
MSI बनी यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन बना। फिर LSI ये 1971 में बनता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 1980 में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और 1984 में ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बनता है। तो ये 5 पीढ़ियां हैं इसकी, याद रखिएगा। माइक्रो प्रोसेसर तो यह एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इसमें हजारों ट्रांजिस्टरों का IC चिप के रूप में उपयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को CPU चिप के नाम से भी जाना जाता है, CPU चिप के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर, टेलीविजन, कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ियों में किया जाता है। फिर है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर बेसिकली ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो पावर यानी बिजली को स्टोर करने के लिए उपयोग में आती है। यह DC धारा को AC धारा में परिवर्तित करती है। कुंवर सचदेव को इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिर है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है, जिसके द्वारा कंप्यूटर के सभी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। तो ये मुख्य पटल होता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी इनपुट, आउटपुट एवं मेमोरी कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। यह हार्ड प्लास्टिक का बना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। एप्पल कंप्यूटर के मदरबोर्ड को लॉजिक बोर्ड कहा जाता है। तो एग्जाम हेल्प उपकरण यानी सेमीकंडक्टर, तो इन्हें ट्राईवेलेंट और पेटावेलेंट प्रकार के होते हैं। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े होते हैं। फिर रजिस्टर ये करंट के बहाव का विरोध करते हैं। इंडक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े होते हैं। डायोड ये यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होती है, यानी एक ही दिशा में धारा को प्रवाहित करते हैं। ट्रांजिस्टर ये 3 टर्मिनल वाली डिवाइस होती है। रेक्टिफायर ये AC को DC में परिवर्तित करती है, तो ये AC से DC में परिवर्तन करती है। और इन्वर्टर DC से AC में, तो इन्वर्टर DC से AC में, रेक्टिफायर AC से DC में। फिर MCB, इसका पूरा नाम क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेक। यह बिजली पावर के ज़्यादा और कम या शॉर्ट सर्किट होने के बाद अपने आप बंद हो जाता है। तो MCB के प्रकार हैं। तो B टाइप इसका घरों में उपयोग होता है, C टाइप घर और उद्योग दोनों उपयोग होता है, और D टाइप केवल उद्योग में उपयोग होने वाली MCB चिप होती है। फिर है टेलीविजन। तो 1926 में JL वेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। 1927 में सर्वप्रथम USA में टेलीविजन का प्रसारण प्रारंभ हुआ। 1959 में भारत में टेलीविजन की शुरुआत की गई। 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई। 1997 में प्रसार भारती का गठन किया गया। टेलीविजन के प्रमुख प्रकार तो CRT टीवी, LCD टीवी, LED टीवी और प्लाज्मा टीवी अब आ चुकी हैं। CRT टीवी का पूरा नाम क्या है? कैथोड रे ट्यूब टेलीविजन। इसका आविष्कारक कौन है? कार्ल ब्राउन। और इसका आविष्कार कार्ल ब्राउन ने 1897 में किया था। कैथोड ट्यूब या पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में परिवर्तित करता है। LCD टीवी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टीवी, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेलीविजन 2 ग्लास प्लेटों के मध्य द्रव्य क्रिस्टल का उपयोग और पीछे से CCFL के उपयोग से प्रकाश डालकर चित्र प्राप्त किए जाते हैं। इस टीवी की लाइफ 50,000 से 60,000 घंटे होती है। इसमें देखने का कोण 150 डिग्री का होता है। LED टीवी, इसका पूरा नाम क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड टेलीविजन। तो LED प्रकाश का उपयोग कर चित्र प्राप्त किए जाते हैं। इस टीवी की लाइफ 80,000 से 90,000 घंटे और वर्तमान में उपलब्ध सभी टीवी में सर्वाधिक है ये। इसमें देखने का कोण 150 डिग्री का होता है। यह सबसे कम ऊर्जा खपत करती है LED टीवी। प्लाज्मा टीवी, इसमें प्लाज्मा सेल का उपयोग कर चित्र प्राप्त किए जाते हैं। इस टीवी की लाइफ 25,000 से 30,000 घंटे होती है। इसमें देखने का कोण 180 डिग्री का होता है। यह सबसे अधिक ऊर्जा का खपत करती है। इसकी विभेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। फिर है भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास। तो 1954 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई बेंगलोर में। कहा? बेंगलोर में। 1954 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई बेंगलोर में। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की गई। 1970 में पहली बार ट्रांजिस्टर का उपयोग भारत में किया गया। 1974 में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना गाजियाबाद में की गई। 1982 में पहली बार कलर टीवी का उत्पादन प्रारंभ हुआ। कब? 1982 में। 1984 में सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, समीर जिसे कहा जाता है, की स्थापना मुंबई में की गई। 1985 से 90 यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को राइज इंडस्ट्रीज का नाम दिया। 1990 में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र CMIT की स्थापना पुणे में की गई।
1994 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। 1994 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना दिल्ली में की गई। 1995 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम बनाया गया। 2000 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का गठन किया गया। 2012 में भारत की पहली राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति आई। 2019 में भारत की नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक्स नीति आई। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में बनाया जा रहा। अब है इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित प्रमुख कंपनियां। तो फिलिप्स, इसकी स्थापना 1891 में होती है। फिलिप्स की स्थापना 1891 में होती है। संबंधित देश कौन है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। पैनासोनिक, इसकी स्थापना 1918 में होती है, जापान की कंपनी है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी स्थापना 1938 में हुई थी, दक्षिण कोरिया में। हिताची 1946 में इसकी स्थापना हुई, जापान की कंपनी है ये। सोनी 1946 में, जापान की कंपनी है ये। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1954 में हुई, बंगलोर, भारत में है ये। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी स्थापना 1998 में की गई, दक्षिण कोरिया की कंपनी है, दक्षिण कोरिया की। हेवल्स इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1958 में की गई, नोएडा, भारत में स्थित है ये। इंटेल 1968 में इसकी स्थापना होती है, यूएसए की कंपनी है। लेनोवो 1984 में इसकी स्थापना हो गई, हांगकांग, चीन की है कंपनी ये। माइक्रोमैक्स, ये 2000 में इसकी स्थापना होती है, गुड़गांव, हरियाणा में इसकी स्थापना हुई। हालांकि अब माइक्रोमैक्स का नामो निशान मिट चुका। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित प्रमुख आविष्कार, तो माइक्रोवेव ओवन, ये पर्सी स्पेंसर ने आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बालाज ने किया था। ग्राहम बेल ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेएल बेयर्ड ने किया था। बैटरी का आविष्कार अलेक्जेंड्रो बोल्टा ने किया था। बैटरी का आविष्कार बोल्टा ने किया था। बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। फ्यूज तार का भी थॉमस एडिसन ने किया था। आईसी चिप का जैक केल्वी ने किया था। लेजर किरण का थियोडोर मेमेन ने किया था और रेडियो का मार्कोनी ने किया था। अब है इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित प्रमुख अनुसंधान संस्थान। भारतीय विज्ञान संस्थान, इसकी स्थापना 1909 में होती है, मुख्यालय बेंगलुरु में है। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान 1945 में इसकी स्थापना होती है, मुंबई में है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, इसकी स्थापना 1947 में होती है, नई दिल्ली में है ये। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान 1950 में इसकी स्थापना होती है, कलकत्ता में है ये। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान 1953 में इसकी स्थापना होती है, पिलानी, राजस्थान में है। भारत परमाणु अनुसंधान केंद्र 1954 में इसकी स्थापना होती है, मुंबई में है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 1975 में होती है, तिरुवनंतपुरम में है ये। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो लॉजिक ऑपरेशन करते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है। इसमें ऑपरेशन को स्विचिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल सिस्टम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। तो टाइप्स क्या है लॉजिक गेट के? तो बेसिक लॉजिक गेट, इसमें एंड गेट आता है, ओआर गेट आता है, नॉट गेट आता है और बफर आता है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट में नैंड गेट और नॉर गेट आते हैं और एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट में एक्सओआर गेट और एक्स नॉर गेट आते हैं। तो बेसिक गेट में सबसे पहले एंड गेट आता है। तो एंड गेट एक तार्किक गुणन लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करता है। जब तक सभी इनपुट मैक्सिमम अर्थात एक नहीं होते तब तक आउटपुट नहीं मिलता, अर्थात 0 ही रहेगा। सभी इनपुट एक होने पर आउटपुट 1 मिलता है। तो अगर इनपुट 0 और 0 है तो आउटपुट 0 ही होगा। अगर इनपुट 0 और 1 है तो भी आउटपुट 1 ही होगा। अगर इनपुट 1 और 0 है तो भी आउटपुट 0 ही होगा। अगर इनपुट 1 और 1 है तब आउटपुट 1 होगा। तो जब तक सभी इनपुट मैक्सिमम अर्थात 1 नहीं होते तब तक आउटपुट नहीं मिलता है इसमें। ये है एंड गेट। फिर ओआर गेट, तो यह लॉजिक गेट है जो एक लॉजिकल एडिशन करता है। इस लॉजिक गेट में अगर कोई एक इनपुट 1 हो तो बाकी इनपुट 0 हो। इस लॉजिक गेट में अगर कोई एक इनपुट 1 हो और बाकी इनपुट 0 तो भी आउटपुट 1 ही मिलता है। लेकिन अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 ही प्राप्त होगा। तो अगर इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 0 ही मिलेगा। अगर इनपुट 0 और 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। इनपुट 1 0 है तो आउटपुट 1 मिलेगा और 1 1 है तब भी 1 ही मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। और गेट कुछ टेक्निकल बातें, तो संख्या 1 को सत्य या उच्च इनपुट आउटपुट भी कहा जाता है। संख्या O को असत्य या निम्न इनपुट आउटपुट भी कहा जाता है। नॉट गेट, तो यह गेट जिसमें
यह एक गेट है जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। तो यह एक ऐसा गेट है जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसे एक इन्वर्टर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह लागू बाइनरी सिग्नल को पलट देता है। जब इनपुट 1 होता है तब आउटपुट 0 होता है और जब इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 1 होता है। तो इसे इन्वर्टर भी के नाम से भी जाना जाता है। चीज़ों को अपसाइड डाउन कर देता है यानी इन्वर्ट कर देता है। तो अगर 0 है इनपुट तो आउटपुट 1 होगा, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा, यानी कुल मिला के उल्टा होगा, नॉट ये। फिर है बफर गेट, तो यह भी नॉट गेट की तरह होता है। इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसे नॉन इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह लागू बाइनरी सिग्नल को पलटता नहीं है। जब इनपुट 1 होता है तब आउटपुट 1 होता है, जब इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 0 होता है। तो अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 होगा और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा। तो ये नॉन इन्वर्टर है, जबकि जो नॉट गेट है ये इन्वर्टर है। फिर है यूनिवर्सल लॉजिक गेट, तो नैंड गेट और नॉर गेट का उपयोग करके अन्य किसी भी गेट का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। नैंड गेट, तो यह एंड एवं नॉट गेट का संयुक्त रूप है। यह कोई एक या दो इनपुट निम्न या 0 होते हैं तो आउटपुट 1 होता है। यदि कोई या जब कोई एक या दो इनपुट निम्न या 0 होते हैं तो आउटपुट 1 होता है। दोनों इनपुट 1 हों तो आउटपुट 0 होता है। तो अगर कोई भी इनपुट 0 हो, दोनों या एक इनपुट 0 हो तो आउटपुट 1 होगा। अगर एक इनपुट 0 है और एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा। एक इनपुट 1 है और एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा। लेकिन अगर दोनों इनपुट 1 हैं तो आउटपुट 0 होगा। इसे नैंड गेट कहा जाता है। नॉर गेट, तो यह गेट और नॉट गेट का संयुक्त रूप है। इस गेट में दोनों इनपुट 0 होने पर आउटपुट 1 प्राप्त होता है। जब एक या दोनों इनपुट 1 हो तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है। तो दोनों इनपुट 0 होने पर आउटपुट 1 प्राप्त होता है। अगर एक इनपुट 0 है, एक 1 है तो 0 ही मिलेगा। एक 1 है, दूसरा 0 है, तब भी 0 आउटपुट मिलेगा और दोनों इनपुट अगर 1 है तब भी आउटपुट 0 मिलेगा। तो नॉर गेट में आउटपुट 1 कब मिलता है? जब दोनों इनपुट 0 हो। तो नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट, एक्सऑर गेट। इसका पूरा नाम क्या है? एक्सक्लूसिव और गेट। तो इस गेट में किसी एक इनपुट के 1 होने पर आउटपुट 1 प्राप्त होता है। इस गेट में किसी एक इनपुट के 1 होने पर आउटपुट 1 प्राप्त होता है। दोनों इनपुट के 1 होने पर आउटपुट 0 प्राप्त होता है। दोनों इनपुट के 0 होने पर आउटपुट 0 प्राप्त होता है। तो एक्सक्लूसिव गेट एक गेट है जो डिजिटल डाटा प्रोसेसिंग में उपयोग किया जाता है। तो एक्स ओ आर गेट का प्रतीक और ट्रुथ टेबल नीचे दिया गया है, तो इसमें देख लीजिए। अगर इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 0 होगा। अगर इनपुट 0 1 है तो आउटपुट 1 होगा। 1 0 है तो आउटपुट 1 होगा और 1 1 है तो इनपुट 0 हो जाएगा। तो 0 0 में भी आउटपुट 0 होगा। अगर इनपुट 0 0 है तो भी आउटपुट 0 होगा और 1 1 है तब भी 0 होगा। 0 1 में 1 होगा और 1 0 में 1 होगा। तो हम नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, XNOR गेट XOR गेट का उल्टा है। तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट एक्सक्लूसिव और गेट का उल्टा है। इसमें एक AND गेट और 2 NOR गेट का मिश्रण होता है। इसमें एक AND गेट और 2 NOR गेट का मिश्रण होता है। इस गेट में किसी एक इनपुट के 1 होने पर आउटपुट 0 प्राप्त होता है। दोनों इनपुट 1 या 0 होने की स्थिति में आउटपुट 1 प्राप्त होता है। तो अगर इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 1 प्राप्त होगा। 0 1 है तो 0 होगा। 1 0 है तो 0 होगा और 1 1 है तो 1 ही प्राप्त होगा। तो कुल मिला के जो XNOR गेट है ये XOR गेट का उल्टा है। अब फजी लॉजिक, तो फजी शब्द का अर्थ ऐसी चीजों से है जो स्पष्ट या अस्पष्ट होती हैं। तो जो स्पष्ट नहीं है अर्थात अस्पष्ट होती हैं। तो फजी मतलब ऐसी चीजें जो स्पष्ट नहीं है। कभी कभी हम वास्तविक जीवन में यह तय नहीं कर पाते हैं कि दी गई समस्या कथन है, दी गई समस्या या कथन सत्य है अथवा असत्य है। यह अवधारणा सत्य और असत्य के बीच कई डाटा प्रदान करती है और उस समस्या का सर्वोत्तम समाधान खोजने में मदद करती है। तो बुलियन लॉजिक की तुलना में फजी लॉजिक का उदाहरण तो इसमें यही है कि
तो बुलियन लॉजिक में क्या होता है, जैसे मान लो प्रश्न पूछा गया इज इट हॉट वाटर, तो आंसर होगा यस। तो यस मतलब पूरा एक संख्या, नो मतलब नो यानी जीरो। तो बुलियन लॉजिक में या तो चीजें यस होंगी या तो नो होंगी, या तो एक होगा या जीरो होगा। लेकिन फजी लॉजिक में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इज इट हॉट वाटर, तो वेरी मच यानी कि ऑलमोस्ट तो 0.9 है, लिटिल तो 0.25 है, और वेरी लेस तो 0.1 है। मतलब स्पष्ट नहीं है, चीजें अस्पष्ट है। वर्तमान समय में फजी लॉजिक का सफल उपयोग वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और डिश वॉशिंग में किया जाता है। फजी लॉजिक के द्वारा ही वॉशिंग मशीन में सेंसर के उपयोग से वॉशिंग प्रक्रिया, वॉशिंग टाइम और स्पिन की गति को नियंत्रित किया जाता है। अब शॉर्ट रेंज डिवाइसेस, तो ऐसे रेडियो उपकरण जो अन्य रेडियो सेवाओं के साथ हस्तक्षेप का अल्प जोखिम प्रदान करते हैं। इसकी संचार क्षमता या संचार शक्ति या रेंज काफी कम होती है। उदाहरण के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी, रिमोट कंट्रोल, वायरलेस लैन और जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, रेडियो आवृत्ति अब निर्धारक, ये सब इसके उदाहरण हैं शॉर्ट रेंज डिवाइसेस के। विगत वर्षों में जो आयोग ने प्रश्न पूछे हैं उसमें अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है टनल डायोड। अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में टनल डायोड का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म पैदा करने में प्रयोग की जा सकती हैं। इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म पैदा करने में प्रयोग की जा सकती हैं तापीय सक्रियता, संघट्ट आयनीकरण, प्रकाशित सक्रियता। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम चालक की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से संबंधित है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम चालक की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से संबंधित है। और एलटीई में 100 एमबीपीएस पीक डाउनलिंक डाटा रेट मिलता है। तो 100 एमबीपीएस से ज्यादा पीक डाउनलिंक डेटा मिलता है एलटीई में, जो वर्तमान में है। चलिए चलते चलते कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक एम्पलीफायर की खोज किसने की थी? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक एम्पलीफायर की खोज किसने की थी? तो ये की थी ली डे फॉरेस्ट ने। ठोस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परास कहलाती, तो ठोस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परास क्या कहलाती है? ऊर्जा बैंड। अर्धचालक में अशुद्धियों को मिलाने वाली विधि को क्या कहते हैं? अर्धचालक में अशुद्धियों को मिलाने वाली विधि है, उसे डोपिंग कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में हुई थी। अर्धचालकता की खोज किसने की थी? अर्धचालकता की खोज किसने की थी? तो कैमर-लिंगऑन्स ने की थी। चालक में शामिल है, तो चालक में कौन शामिल है? चालक में दोस्तों उपरोक्त सभी यानी सभी धातुएं, अम्ल, क्षार, मानव शरीर, ये सब चालक के ही उदाहरण हैं। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान कहाँ है? टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है मुंबई में। किसी भी डिजिटल सिस्टम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को क्या कहा जाता है? किसी भी डिजिटल सिस्टम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को क्या कहा जाता है? तो लॉजिक गेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉजिक गेट। निम्न में से कौन से यूनिवर्सल गेट में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन यूनिवर्सल गेट में शामिल है? तो यूनिवर्सल गेट में दोस्तों उपरोक्त दोनों शामिल है। उपरोक्त दोनों यानी नैंड गेट और नॉर गेट दोनों यूनिवर्सल गेट में शामिल है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य करने हेतु एक प्रमुख इकाई है। तो प्रमुख इकाई कौन सी है? सीडैक। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो अर्धचालक कौन सा है दोस्तों? इसमें जर्मेनियम अर्धचालक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मीटी जो संस्थान है या मीटी जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये आता है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अर्धचालक होते हैं, तो अर्धचालक बेसिकली तात्विक या मिश्रण होते हैं। ये यूएसबी पोर्ट के उपयोग से कितने परिधीय उपकरणों को जोड़ा जा सकता है? तो इसमें सही आंसर होगा 127 होगा, 127। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कहाँ अपना विकास केंद्र सुविधा प्रारंभ की है? तो इसमें दोस्तों नोएडा उत्तर प्रदेश में अपनी जो विकास केंद्र सुविधा प्रारंभ की है। ऊर्जा बैंड के प्रकार में शामिल है, उपरोक्त सभी संयोजी ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड और वर्जित ऊर्जा बैंड, ये सब शामिल है ऊर्जा बैंड के प्रकार में। फिर है मार्जिनल प्रभाव संबंधित है। दोस्तों मार्जिनल प्रभाव जो है
ये उपरोक्त तीनों से यानी उपरोक्त दोनों से यानी अर्धचालकता एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों से संबंधित है। एमसीबी का पूरा नाम क्या है? एमसीबी का पूरा नाम क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेक। मिनिएचर सर्किट ब्रेक। घर में प्रयोग होने वाला इन्वर्टर का क्या कार्य है? इन्वर्टर क्या काम है दोस्तों इन्वर्टर का? तो इन्वर्टर बेसिकली डीसी को यानी डायरेक्ट जो करंट होती है उसे अल्टरनेटिव करंट में बदल देता है। फिर सीमेंट किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है या किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो सीमेंट ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का संबंध किस देश से है? एलजी दोस्तों ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है तिरुवनंतपुरम में। एक्स किरणों का नामकरण किसने किया था? तो विलियम रॉन्टगन ने किया था। समीर का संबंध किससे है? दोस्तों? तो समीर बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स से इसका संबंध है समीर का। फिर है एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो लाइट एमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम है। लाइट एमिटिंग डायोड ये होगा, लाइट एमिटिंग डायोड, ये नंबर होगा इसका। फिर कंप्यूटर में आईसी चिप आमतौर पर बने होते हैं, तो आईसी चिप बेसिकली सिलिकॉन के बने होते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल की स्थापना कब की गई थी? तो बेल की स्थापना कब की गई थी? 1954 में। इलेक्ट्रॉनिक्स के मूलभूत घटक में शामिल है, तो इसमें दोस्तों सभी होगा, लॉजिक गेट, रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप, ये सभी मूलभूत घटक में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट के बहाव का विरोध करना किसका मुख्य कार्य है? करंट के बहाव का विरोध करना किसका मुख्य कार्य है? तो ये मुख्य कार्य किसका है? रजिस्टर का। किसे वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जाना जाता है? वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये दोस्तों डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जाना जाता है। फिर है मध्य प्रदेश में किन शहरों में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हेतु चुना गया है? मध्य प्रदेश के किन शहरों को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हेतु चुना गया है? तो ये है जबलपुर एवं भोपाल। इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है, तो राजीव गांधी जी को जाना जाता है। उन्होंने ही 1985 में एक प्रकार से जो कंप्यूटर की क्रांति हुई थी भारत में, उसके अग्रदूत ये रहे हैं राजीव गांधी। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किसके प्रयासों से हुई थी? तो बेंगलोर में ये 1909 में इसकी स्थापना हुई थी जमशेदजी टाटा के नेतृत्व में या उनके प्रयासों से। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहां पर की गई थी? तो ये दोस्तों कहां पर की गई थी? कुराईकुडी में की गई थी 1953 में। निम्नलिखित में से विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, फिर है इलेक्ट्रिक केटली। गर्मी के दिनों में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला लिथियम बैटरी निर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा? लिथियम बैटरी निर्माण केंद्र मध्य प्रदेश के सिवनी में स्थापित किया जाएगा। फिर है विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, तो विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। अर्थ हम सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं विद्युत उपकरणों में। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति होती है और इसका निम्न गलनांक होता है। हेलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। तो ये टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का होता है। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। ये उदासीन तार है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है ये? 10⁴ ओम। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? तो ये है दोस्तों अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड तरंगें होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं। अब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है, तो जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। फिर अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी के रूप में डेड
तो अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी डैश डैश के रूप में कार्य करती है। तो अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी अचालक के रूप में कार्य करती है, अचालक के रूप में कार्य करती है। फिर स्प्लाइसिंग क्या है? स्प्लाइसिंग क्या है? तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल के दो छोरों के फ्यूज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है? किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है दोनों में, स्विचिंग के रूप में और प्रवर्धक के रूप में, दोनों में इसका उपयोग हो सकता है। प्रायः किन दो तत्वों का प्रयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण में किया जाता है? किन दो तत्वों को? जर्मेनियम एवं सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, लेजर के उपयोग से त्रिआयामी तस्वीर खींचने की विधि क्या कहलाती है? तो लेजर के उपयोग से त्रिआयामी जो तस्वीर है उसे खींचने की विधि होलोग्राफी कहलाती है। किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप के बढ़ने से बनती है। आईसी यानी एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार उपरोक्त दोनों ने यानी रॉबर्ट नॉट्स एवं जैक केल्विन ने किया था। प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 को किया गया था। एलटीई में पीक डाउनलोडिंग डाटा तो हमने देखा है अभी 100 एमबीपीएस से ज्यादा होता है। फिर है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म पैदा करने में प्रयोग में नहीं की जा सकती? तो इसमें होगा अशुद्धि अंतःक्षेप। निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? तो ये है टनल डायोड। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।